हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस के लास्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, जो है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लास्ट क्लास में हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या होती है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो शॉर्ट में देखा था। और साथ साथ जो भी विज्ञान में आपकी महत्वपूर्ण खोज हुई हैं, उनके आविष्कारक और उन खोज के नाम को देख लिया था। उस खोज से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके, वो मैंने करवा दिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये आपका चैप्टर का नेम भी था, यानी कि हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर विज्ञान का यूज़ करते हैं और विज्ञान के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में सरल हो गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है परिवहन, संचार, चिकित्सा, मनोरंजन, मत्स्य पालन, उद्योग, कृषि, कुक्कुट पालन, दूरस्थ शिक्षा और आधुनिक ईंधन। इन सभी को मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वो केवल आपको बताया था कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ हो सकता है। आज हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से परिवहन में यूज़ कर रहे हैं विज्ञान का, क्या लाभ हुआ है उससे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका परिवहन, जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो परिवहन में क्या होता है कि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज परिवहन के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए हैं, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि। आपको पता होगा प्राचीन समय में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम किसका सहारा लेते थे? बैलगाड़ी का, घोड़े का, हाथी, इन सब पे लोग जाते थे। युद्ध वगैरह पे भी जाते थे ना लोग, तो इन सभी के माध्यम से जाते थे। या फिर और थोड़ा, चलो वो तो प्राचीन काल की बात हो गई युद्ध वगैरह में। उससे और थोड़ा आगे बढ़ाओ तो अगर आप अपने दादी बाबा से बात करें या फिर उनके भी दादी बाबा की आपने कहानी सुनी होगी, तो किससे जाते थे वो? बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, इन सभी से वो जाया करते थे। अब अगर उस टाइम से आप इस टाइम में आओ तो कितने सारे साधन हो गए हैं। बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कितनी सारी चीज़ें हो गई जिनसे हम वस्तुओं को, सामानों को लेके जा सकते हैं। ट्रेन, हवाई जहाज के माध्यम से व्यक्तियों को भी इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। परिवहन के माध्यम की बात करें तो परिवहन के माध्यम को 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका सड़क परिवहन, यानी कि रोडवेज, जिसमें मतलब रोड यानी कि सड़क की सहायता से हम परिवहन करते हैं। रेल परिवहन यानी कि रेल के माध्यम से। जल परिवहन, जल वाला जो होगा। और वायु परिवहन यानी कि हवा के माध्यम से, जिसमें आपका एयरवेज आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? संचार बताया था, तो कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। संचार का अर्थ क्या होता है? संदेश या समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक पहुंचाना, यानी कि जो भी संदेश दे या सूचना देनी है वो गड़बड़ ना हो, पूरी सही सही सूचना पहुंच जाए। प्राचीन समय में संचार साधनों की कोई सुविधा नहीं थी तथा किसी भी सूचना को भेजने या प्राप्त करने में अधिक समय लगता था। जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम की बात करो तो कोई दूत जाता था उनका संदेश लेकर, या फिर कबूतर वगैरह के माध्यम से भी संदेश या पहुंचाए जाते थे। लेकिन अब कितना आसान हो गया है आजकल, आराम से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी संदेश भेजना है, जो भी सूचनाएं बतानी है, आराम से घर बैठे बैठे भी आप देख सकते हैं न्यूज़ पर। तो इनके माध्यम से हम संचार कर सकते हैं, यानी कि विज्ञान के उपयोग से, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के आने से हमारे जीवन में संचार के जो साधन है, कई सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो वो साधन देख सकते हैं। टेलीफोन, फैक्स, समाचार पत्र, ईमेल, डाक तार, पत्रिकाएं इत्यादि साधन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब हमारे क्षेत्र में आई, संचार के क्षेत्र में आई, तो कई सारे आविष्कार हुए और निरंतर धीरे धीरे ये आगे बढ़ाती जा रही है, यानी कि विकास होता जा रहा है संचार के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा, तो चिकित्सा की बात करें, आप सभी जानते हैं बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमने पहले सुना भी नहीं था या उनका नाम भी नहीं था, और धीरे धीरे क्या है, वो बीमारियां पता चल रही हैं। और उन बीमारियों का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उनका क्या इलाज है, यानी कि उनको रोकने का, और बीमारी हो जाए तो इसकी क्या क्या औषधियाँ होंगी, क्या क्या दवाइयाँ बनेगी, सब कुछ किससे संभव है? विज्ञान के द्वारा ही तो संभव है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है विज्ञान की, यानी कि विज्ञान एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हैजा, चेचक, पोलियो आदि के रोकथाम के लिए टीकों का विकास हुआ है, बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। ऐसे ही आपकी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं टीबी वगैरह की, जिनका इलाज संभव हुआ है।
कैंसर वगैरह की बीमारी, मतलब रोगों का पता लगाना और उनका उपचार करना विज्ञान के माध्यम से आसान हो गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह, शरीर के अंदर तक की जो जाँच है, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया आपका, और अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो शरीर के भीतर के अंगों की जो जाँच वगैरह है वो सब किसके माध्यम से आसान हो गई? विज्ञान के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका मनोरंजन। तो इसमें तो आप खुद ही लिख सकते हैं मनोरंजन के साधन क्या हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, सिनेमा, सब कुछ का आविष्कार किसके माध्यम से हुआ है? विज्ञान के माध्यम से हुआ है। यानी कि मनोरंजन के जितने भी आधुनिक साधन हैं सभी विज्ञान की ही देन है। तो मनोरंजन में भी एक तरीके से विज्ञान की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं उद्योग धंधे में। वैसे तो हमारा जो भारत है कैसा है? कृषि प्रधान देश है, इसमें उद्योगों का इतना नहीं है। खैर अब उद्योग धंधे बढ़ गए हैं, पर ये औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये औद्योगिक प्रधान राष्ट्र नहीं है, कृषि प्रधान देश है हमारा देश। तो इसमें क्या है, फिर भी जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी क्या हुआ है? का विज्ञान से काफ़ी सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं। मशीनों का निर्माण हुआ है जिससे काम क्या है? आसान हो गया है। मशीनें आपने पढ़ी भी थी लास्ट सेमेस्टर जब आपका निकल के गया है जो सेकेंड वाला, उसमें मशीन शब्द आया भी था कि मशीनें करती क्या है? हमारे काम को आसान कर देती हैं और जल्दी कर देती है। यानी कि वहाँ पर हमारी समय की बचत हो जाती है और हमारी क्षमता भी बच जाती है, यानी कि एनर्जी, हमारी ऊर्जा भी बच जाती है। तो वही उद्योग धंधे में क्या है कि कई सारी मशीनों का आविष्कार होने से बहुत ज़्यादा राहत मिली है, और जो भी सामान बनाना था, वस्त्र हो आपका, चाहे चीनी उद्योग की बात करो, कोई सी भी मिल्स वगैरह बात करो, जब वहाँ पर मशीनें आ गई तो जो भी कार्य था वो तीव्र गति से हो गया और विस्तार होता जा रहा है। अभी भी क्या है? उनका धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो विज्ञान का उद्योग धंधों में भी महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सभी के उत्पादन में विज्ञान ने सरलतम साधनों का विकास किया हुआ है। कृषि की बात करें तो कृषि क्षेत्र में आप सभी ने सुना भी होगा एक हरित क्रांति के बारे में। पहले क्या होता था? कृषि होती थी, उपज कम होती थी, सूखा पड़ जाता था और खाद्यान्न की कमी हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था। लेकिन अब क्या है? कृषि के में इतने उन्नत बीज आ गए हैं हरित क्रांति के बाद कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कृषि की पर्याप्त उपज हो रही है। तो हरित क्रांति ये सब क्या है? विज्ञान की ही देन है। तो कृषि में भी क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वैज्ञानिक आविष्कार जैसे आपका ट्रैक्टर ले सकते हो आप, और भी उर्वरक वगैरह हो गए हैं जिसमें क्या है आपका ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब का विज्ञान से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इन सभी की सहायता से कृषि की उपज में वृद्धि लगातार होती जा रही है। आपने हरित क्रांति के बारे में सुना भी होगा। हरित क्रांति में क्या है? उन्नत किस्म के बीज लेकर आते हैं जिससे क्या है? उपज बढ़ जाती है। तो हरित क्रांति की बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं आपके नॉर्मन ई बोरेलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। दोनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है और ये आपके अति लघु उत्तरीय में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आधुनिक ईंधन की। तो आधुनिक ईंधन क्या होता है? आधुनिक ईंधन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ईंधन वो, और इनसे क्या है? इनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा हमें मिलती है। तो पहला आपका क्या है? बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, इनके आपने नाम भी सुने होंगे। बायोगैस क्या होती है? तो जंतु व पादप के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपघटन होता है, और जब वो पदार्थ अपघटित होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, तो वहाँ से एक गैस निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में आपके कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और आपकी अमोनिया गैस, ये सारी गैसें मिली हुई होती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा अगर हम पूछें तो किसकी होती है? मीथेन की होती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, तो मीथेन सबसे अधिक मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारी गैसें भी होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ये सारे ऑप्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बायोगैस से क्या लाभ है। तो बायोगैस का क्या है? भोजन पकाने में यूज़ करते हैं, उजाला करने में इसका मतलब प्रकाश होगा, ऊष्मा मिलेगी, वहाँ पर इसका यूज हो जाएगा, और इंजन को चलाने में भी बायोगैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी एलपीजी गैस, जिसका आपने नाम सुना भी होगा और जिसका हम यूज़ भी करते हैं अपने घरों में, जो सिलेंडर में भर के आती है जिसमें हम खाना पकाते हैं ना चूल्हे पर, तो वहाँ पर जो गैस यूज़ होती है वो आपकी एलपीजी गैस ही होती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में होता क्या है? प्रोपेन व ब्यूटेन को उच्च दाब पर हम द्रवित करते हैं।
आपको ये पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि जो गैसीय अवस्था होती है उसको कैसे हम द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो जब दाब डालेंगे उस गैस पर तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो बस उसी गैस को हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर द्रवित रूप में सिलेंडरों में भर देते हैं और वो जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो मिश्रण कहलाता है आपका। और यही मिश्रण बाद में क्या है, गैसीय अवस्था में भी आ जाता है जैसे ही दाब हटेगा। इसका लाभ क्या क्या है, तो पहली बात तो ये कि यह स्वच्छ और अधिक ज्वलनशील ईंधन होता है और यह विशेष रूप से घरों में मोटर ईंधन में यूज़ किया जाता है। घरों में किया ही जा रहा है, खाना बनाने में या खाना पकाने में हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, एलपीजी गैस का। सेम ऐसे ही बायोगैस के भी यूज़ है, उसको भी खाना पकाने या भोजन पकाने में उसका यूज़ किया जाता है। और जब बायोगैस हम बनाते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसको हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से तरल से बने जो तरल पदार्थ बनता है, द्रव पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोला जाता है। इसमें जो अवयव मिले होंगे वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और हाइड्रोकार्बन्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ थे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इनमें भी आपका देखा होगा आपने यूज़ किया जाता है। और दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो क्या है, हम कहीं और हैं और आप कहीं और हैं, फिर भी हमारी शिक्षा हो पा रही है, हम आपको समझा पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बच्चे क्या हैं जो दूरस्थ शिक्षा का सहारा लेते हैं, यानी कि आपकी जिसमें क्या होता है कि उनको ये नहीं कि कंटिन्यू उनको उतनी ही क्लास मिल रही है, या उनका जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ आपका क्या है कि एक समय निश्चित है, निश्चित समय में आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो वो तो आपकी हो जाएगी औपचारिक शिक्षा। लेकिन दूरस्थ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें एक निश्चित समय की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उनकी शिक्षा, जैसे आपने इग्नू वगैरह का नाम सुना होगा, तो वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उसमें मतलब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं, फिर भी मतलब दूर से उनकी शिक्षा हो रही है और प्रॉपर उनको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं पढ़ाई की। वही आपका दूरस्थ शिक्षा में भी सहारा किसका लिया जा रहा है, एक तरीके से विज्ञान का। विज्ञान बीच में माध्यम बन रहा है, टीचर कहीं और है, बच्चे कहीं और हैं, फिर भी टीचर अपनी जानकारी या अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान का जो यूज़ है वो दूरस्थ शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका विज्ञान अपनी निभा पा रहा है। तो इतना आप समझ गए। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मानव समाज को क्या लाभ है। तो जितने भी आपने ऊपर सभी पॉइंट पढ़े हुए हैं वो सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, उपर्युक्त सभी बिंदु। मतलब जो भी गैस हो रही है जैसे खाना पकाने वाली, उसमें भी क्या है, विज्ञान का आप अपने जीवन से जोड़ते हुए अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपको लगभग 90% आपका विज्ञान का ही रोल है। ठीक है, मतलब शुरुआत से अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको, सुबह उठने से अगर आप उठाएं, अपना फ़ोन ले सकते हैं, टेलीविज़न ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, हर चीज़ें अगर आप देखें, उनको रिलेट कर पाएँ, तो सब में क्या है, आपको कहीं ना कोई साइंस मिल ही रही होगी। ठीक है, तो आप उसमें लाभ तो लिख ही सकते हैं। हानियों की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जितने यंत्र आते जा रहे हैं, साधन आते जा रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान होती जा रही हैं। और जब हमारे लिए काम आसान होता जाएगा, हम वहाँ पर क्या है, आलसी होते रहेंगे। तो वही लोगों में आलसीपन पैदा हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, इन चीज़ों से ज़्यादा मात्रा पर यूज़ करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी होता रहेगा। खाद्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न हो रही। विषाक्तता का मतलब क्या है, विष जैसा गुण। जैसे कई सारी खादें प्रयोग की जाती हैं, कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो चीज़ किस में आ जाती है, उस फसल में आ जाती है, और वही खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी आ जाती है। इसीलिए कई सारी बीमारियां लोगों को पनप रही हैं। ठीक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़ होना, ये बहुत कॉमन अब तो हो गया है। तो वो सब क्या है, खाद्य पदार्थों की वजह से। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही, ये कैसे हो रहा है, तो जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर क्या है, मशीनों का प्रयोग होने लगा है। पहले जहाँ पर लोग काम करते थे वहाँ पर अब बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। तो सीधी सी बात है, अब वो क्या है, जो भी वहाँ का मैनेजमेंट होगा अब लोगों को कम रखेगा। मतलब जितनी वो मशीन चलाने के लिए ज़रूरत है सिर्फ उतने ही लोग रखे जाएंगे, यानी कि बाकी लोग हटा दिए जाएंगे। तो जो हट गए हैं लोग वो बेरोजगार हो ही गए हैं। तो इस तरीके से बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है आज। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर था उसका वो आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और नोट्स बनाते रहिए अपने।
ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो आप आराम से नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।